हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर की बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। सीरीज से मतलब ये नहीं कि मॉडल के क्वेश्चन है, सीरीज से मतलब ये है कि जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज है। और अच्छी बात यह है कि आपको चैप्टर वाइज अलग अलग पार्टीशन में करके हर एक एमसीक्यू देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। जैसे अध्याय 1 जो आपका नाम है स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे सारे। फिर दूसरा आएगा, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से हम आज क्या करेंगे, आपका चतुर्थ सेमेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये सीरीज होगी। ना ये पावन के क्वेश्चन है, ना ये राजन के क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में जितने भी हर एक चैप्टर में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर समराइज करके लिख दिया गया है। और बहुत अच्छे से लगभग इसमें आप मान करके चलिए 170 क्वेश्चन हैं, यानी हर एक चैप्टर के जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके सामने हैं। इनमें प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस है 2013 तक के 14, 15, 16, 17 जब भी आपका पेपर हुआ है, लगभग सभी को उनको भी ऐड कर लिया गया है। सो गाइज, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो मेरे ख्याल से आपको इससे अलग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जितने भी बन सकते हैं चैप्टर से क्वेश्चन उन सभी को देखेंगे और आपका यहीं से सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। और चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस मैराथन क्लास की। एक मैराथन क्लास ही है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। सो फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो चलिए गाइस, क्या आप सभी तैयार हैं? आपको ये एक टेस्ट की तरह लेना है, और जो कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिले जिनका आंसर नहीं पता है, तो उनको अपना आप स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले उसको कहीं पर, ठीक है, ताकि आगे वो क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर पाए। तो चलिए, टेस्ट आपका शुरू होता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू करिए। पहला चैप्टर है आपका 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। ऑप्शन कौन सा सही है आपके अनुसार? इसमें से चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग, या सैनिकों के साथ भेदभाव, या क्रांतिकारियों की गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक कारण पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आज तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से शुरुआत हुई है टेस्ट की। बहुत सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के संबंध में ये कथन किसका है? ये है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था, बताइए। सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो बिल्कुल ये एमसीक्यू करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो भले ही आपको एक्यूरेट याद ना हो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेगी कि इसको तो हमने देखा था, ये इसका आंसर बिल्कुल होगा। तो ऐसे आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। LR रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग की भूमिका क्या रही थी? सक्रिय या तटस्थ थे वो, या फिर अति सक्रिय थे, या सहयोग की भूमिका रही उनकी? तो जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो तटस्थ थे इसमें, ठीक है। या तो मजदूर लोगों ने ज़्यादा अति सक्रिय कौन थे? मजदूर लोग थे। चौथा अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? जल्दी से आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पर आपने एकदम सही जवाब दिया है 1828, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आ सकता है आपके पेपर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? बहुत बढ़िया। तो महादेव गोविंद रनाडे और
डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे है बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये बिल्कुल मैंने आपको मैराथन क्लास में कवर कराया था, जल्दी से अब बता दीजिए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शाह वली उल्लाह। जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो सारे आंसर कर पाएगा यहाँ। बिल्कुल सही जवाब। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शाह वली उल्लाह। आगे बात करते हैं इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है अपने आप में दोस्तों। बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज है, अगर आपने इसको लगा लिया यहीं से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और एक से बढ़कर एक है, चैप्टर वाइज। सबसे बड़ी खासियत इस क्लास की ये होगी। तो बताइए इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन है? तो इसका सही जवाब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, डब्ल्यू हंटर। फटाफट कवर करेंगे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने ज़्यादा लगा पाए उतना अच्छा है। अहमदिया आंदोलन के प्रणेता कौन थे बताइए? तो एक ट्रिक बताई थी इसको याद रखने के लिए, अहमदिया आंदोलन को बताइए कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल गुलाम अहमद, ठीक है, गुलाम अहमद करके मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। तो क्या होगा? मैराथन में कवर किया था ना हमने, अहमदिया आंदोलन 1889 में इसकी स्थापना की थी, करी किसने थी ये पूछा गया है। तो बताइए अहमदिया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम हर एक विषय की मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हमने एक क्लास में पूरा सिलेबस कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम से पहले उनको लगभग 2-3 बार ज़रूर देखें। उससे क्या होगा, आप रिपीट करेंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा 2 बार रिपीट करने के बाद कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं आगे आपको क्या समझाने वाली हूँ उस क्लास में। और वही चीज़ है, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखते ही तुरंत आंसर आप कर पाएंगे उसका। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए मटेरियल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने रिवीजन नहीं किया है। तो आगे क्वेश्चन है फराजी आंदोलन का अन्य नाम क्या था? बताओ जी। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको मैराथन क्लास में ये तक बताया था कि फराजी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ ये भी बताया था हमने इसकी शुरुआत कब हुई। तो फराजी आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए मिलता जुलता है ना एक दूसरे से, बिल्कुल, फराजी और फराइदी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया कब? बिल्कुल सही जवाब, एकदम तुरंत से फटाफट सही जवाब आ रहे हैं 1857 में। इसमें तो गलती की गुंजाइश आपको करनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताइए? शुरुआत कहाँ से मानी जाती है गाइज? बैरकपुर से मानी जाती है ना, क्योंकि वहीं पर मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी, बैरकपुर से, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत मानी जाती है 1857 की संग्राम की। बिल्कुल समझाया गया है आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में ये सब कुछ। आगे बात करते हैं, इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, ट्रिक याद करिए फटाफट से। क्या बताया था ट्रिक में? इलाहाबाद के स्वतंत्रता संग्राम को याद रखने के लिए लियाकत अली। बिल्कुल सही जवाब आ गया है। इलाहाबाद के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली ने। बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से नेतृत्व कर रही थी अवंती बाई, ठीक है। आगे चले, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। कब? 1875। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? चलिए बताइए। 1897, 1897, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई, ठीक है। चलिए, इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डर लग रहा था, इसी वजह से मैं इसकी MCQ की आपके लिए मैराथन लेकर के आई हूँ। तो गाइस फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। यहाँ आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ होने चाहिए जो आगे बढ़े मिल करके। यहाँ हम बात करेंगे, 16 क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले बताओ जी। बताया था ना मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छे से
कौन 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 थे, किस किसने की थी इसकी स्थापना? ठीक है, अमेरिका में हुई थी सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको भारत में स्थानांतरित किया गया था। और 17वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां और साहब अली उल्लाह खां। तो अलीगढ़ आंदोलन पूछा है तो भैया सर सैयद अहमद खां सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? तो इनके तो लगभग सबकी स्थापना बम्बई में ही हुई है। ठीक है, तो मोस्टली का आंसर यहाँ बम्बई ही आएगा, प्रार्थना समाज और बाकी सभी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसी का जवाब गलत नहीं आना चाहिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसी के साथ ही आपका आंदोलन भी शुरू हो गए थे। जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन थे उनकी शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही मानी जाती है। आगे चलते हैं, करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 1905 में की थी, है ना, 1905 में की थी बंगाल के विभाजन की घोषणा। और बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था 1905 में? बंग भंग आंदोलन। याद है ना आप सभी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए दोस्तों। पूरी स्पीड के साथ मैं इसलिए चल रही हूँ ताकि आपका कम से कम समय में लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ ताकि आप इसको रिवाइज भी कर पाए फिर से। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी बता दीजिए। चलिए, स्वराज दल की स्थापना हुई थी गाइस इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो काकोरी के शहीद बताइए किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 23 क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं इसको कई बार आपसे पूछ चुकी हूँ ताकि अब तक आपको ये रट चुका होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बीटीसी 2013, 16, 18 देख लीजिए, 3 बार रिपीट हुआ है और अगली बार भी रिपीट होने में बिल्कुल नहीं कतराएगा, इतना अच्छा प्रश्न है। तो बताइए किसकी है ये रचना? सत्यार्थ प्रकाश। कौन देगा सही जवाब? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, सत्य का प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य का प्रकाश किससे मिलता है? सत्य बोलने का या सत्य की शिक्षा सरस्वती देवी से। ठीक है, बिल्कुल, तो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश। हो जाएगा याद? बिल्कुल। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? 2 बार रिपीट हो चुका है आपके पेपर में और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक बताइए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब? सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक के ये लेखक थे। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? इसको पढ़िए, सचिंद्रनाथ। ठीक है, क्या लिख रहा है? सच्ची, मतलब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपके। अगर याद हो है आपको डेफिनेटली तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको याद नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि सचिंद्रनाथ को थोड़ा सा इतना पढ़िए, सची। ठीक है, सची को अब अपनी भाषा में थोड़ा बोलने करिए कि सच्ची सच्ची बोल। ठीक है, सच्ची सच्ची बोल, नहीं तो बंदी बना दें, पूरा जीवन बंदी बन करके रहोगे। तो क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन पुस्तक इनकी है। याद रहेगी अब तो? बिल्कुल, अब ये ट्रिक आपको याद रहेगी लंबे समय तक, जिसको आप नहीं भूलेंगे। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, देख लो यहाँ पर। बताओ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? तो क्या होगा यहाँ सही जवाब? भाई फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? तो ये तो मैंने कई बार आपका कम्युनिटी टैब पर भी लगाया है यूट्यूब की, तो वहाँ आपने ज़रूर आंसर किया होगा। किया करिए, वे इसीलिए लगाई जाती है ताकि आप उनका आंसर करें और आपको पता चले। ठीक है, तो नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे बताइए? बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, शिवाजी के। तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, किसके थे? बाजीराव के। सही समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इसको दो तरह से पूछ सकता है कि जगदीशपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 की क्रांति का, या कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। बताइए कहाँ के थे, तो ये तो मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया आपको, जगदीशपुर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। बहुत मजा आ रहा है आज। चलो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी पूछा गया है दोस्तों, पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद स्थायी बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैं ए को ए बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं अध्यक्ष ही बोल रही हूँ, अध्यक्ष तो नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी कान वान खोल के ढंग से सुना करिए, कुछ भी बोल देते हैं। तो बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यहाँ अस्थायी पूछ लिया जाता तो तब आप क्या बताते, अस्थायी होता तो यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाता, लेकिन पूछा क्या गया है, स्थायी अध्यक्ष। प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जाने से पहले एक बार फटाफट से स्पीड में चला करके वीडियो को सारे एमसीक्यू रिवाइज कर लेना, काम बन जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया, किसने किया, का गठन किसने किया, ये भी पूछा गया है आपसे। तो अच्छा है प्रश्न, एमसीक्यू के अलावा आपसे वैसे भी वन लाइनर में भी पूछ सकता है। ठीक है, बताइए किसने किया। 29 का सही आंसर क्या दे रहे हैं आप, चंद्रशेखर आजाद इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भले ही रिपीट हो चुका हो लेकिन फिर आ सकता है, बहुत चांसेस है। ठीक है, ये भी आपका पहले पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, क्या होगा सही जवाब, तो राजा राम मोहन राय। कैसे याद करें अगर याद नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी क्या है, सब देवताओं के राजा है। क्या है, सब देवताओं के राजा है ब्रह्मा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से रिलेट करके रख लीजिए, याद ही तो रखना है, कैसे ही करो। उसके बाद वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया, देख लीजिए पेपर में आया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार बता भी चुकी हूँ। क्या होगा सही जवाब, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है, बिल्कुल सही। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, बताइए। सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे तो इसमें इंक्लूड है और जो अलग से है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो सच में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास होने वाली है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसको बहुत सपोर्ट करेंगे। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर में, आगरा में, दिल्ली में, कलकत्ता में। बता दीजिए, आगरा में है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में, बिल्कुल सही जवाब। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 18 मिनट में हम लगभग 33 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और लखनऊ में किस महिला नेत्री ने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का, ये बताइए। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ में कौन कर रही थी नेतृत्व, तो मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैराथन में, इसीलिए तो बताई थी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपने देख लिया। प्रीवियस पेपर में 3 क्वेश्चन हमने ऐसे देख लिए जो इसी से संबंधित है, तो वो ट्रिक इसीलिए आपको दी गई है ताकि आप कनेक्ट करें उससे, याद रहे आपको। नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ रही है मुझे ऐसे ढूंढ के लाने की, बताइए। तो क्या होगा इसमें, बताइए। बेगम, हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कौन सा करूं, कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए। बहुत सही जवाब, बेगम हजरत महल इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर गया था क्वेश्चन। ठीक है, वो भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था और ये 2018 में। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि उल्टा करके भी पूछ सकता है, वैसे ही पूछा है। तो जगदीशपुर से संबंधित थे राजा कुंवर सिंह, याद रहेगा। आगे चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, बताओ जी। क्या होगा, क्या होगा सही जवाब, 1875, सही है ना, बहुत बढ़िया, 1875 में।
याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, अध्याय नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर के बन सकते थे उनको कवर कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर कर लिया है। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा और सेकेंड चैप्टर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब हम उनको करेंगे। बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि इसका सही जवाब दोस्तों 19 जुलाई और 1905 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब और पूछा जा सकता है ये आपको। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों अगर इसकी जगह आपसे पूछा जाता कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, अब घोषणा की बात है तो घोषणा तो हुई थी 19 जुलाई 1905 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ? ठीक है, प्रभावी कब हुआ यानी लागू कब हो गया बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर, फिर ये वाला सही होगा आपका 16 अक्टूबर 1905। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आप सही कर जाए। ठीक है, घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस सन में? करो आंसर जल्दी से, कौन से सन में हुआ था और किसने करी थी बंगाल विभाजन की घोषणा? ये भी बताएगा कोई? किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो सबने एकदम सही जवाब दिया है 1919 और डेट क्या थी? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। तो 1920 में, सितंबर 1920 में प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में बताइए? असहयोग आंदोलन में भारतीय नागरिकों ने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। ठीक है, हर तरह से उनका असहयोग करना शुरू कर दिया, अपने पद त्याग दिए। ये सब हुआ था ना असहयोग आंदोलन में। तो ये 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में। और बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चोरी चोरा घटना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। याद हो गए? तो गोरखपुर के निवासियों ने क्या किया था इसमें चोरी चोरा घटना में? कमेंट करके बताओ। और हुई कब थी? 1922 में। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जल्दी से आंसर करिए। 5वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1923 को। और किस किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन? किस किसने मिलकर के किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे एक तो, मोतीलाल नेहरू, और कौन थे इनके साथ बताइए? चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, चित्तरंजन दास जी थे। याद रहेगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया 1 जनवरी 1923 को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ हुआ था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ हुआ था? सही जवाब आना चाहिए। इतने अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें मैंने मैराथन में कवर कराई है कि मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में शुरू हुआ था। और अगर डेट की भी बात करूं तो 7 सितंबर 1931 से कब तक चला था? 1 दिसंबर 1931 तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। प्रमुख बात क्या थी इसमें? महत्वपूर्ण बात क्या थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ये बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो ये इसकी प्रमुख बात थी। और इसी के साथ ही अगर मैं बात बताऊं तो क्या हमने इसके अंदर जाना था कि भीमराव अंबेडकर जी भी गए थे, वहाँ उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर ली थी, है ना? जाना था ना हमने? बिल्कुल। कहाँ हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? स्थान क्या है? स्थान भी जान लीजिए फटाफट से साथ के साथ।
ताकि सारा ही आपका रिवीजन हो जाए। तो सेंट पॉल पैलेस में हुआ था, और कहाँ? लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था ना, बिल्कुल। चलो तो आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखते हैं कौन बताएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मजा आ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बिल्कुल सही जवाब। 8 अगस्त 1942, अगर डेट भी पूछ ले तो 8 अगस्त 1942 को कहाँ से घोषणा हुई थी? मुंबई से। और मुंबई के कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। बताया था ना ये बहुत अच्छे से, एक पैटर्न के थ्रू याद करवाने की कोशिश की थी। ठीक है, जिसमें हमने एक क्या किया था, एक डायग्राम बनाया था, और उस डायग्राम की हेल्प से हमने कोशिश की थी जानने की। ठीक है, ग्वालियर टैंक से, मुंबई के ग्वालियर टैंक पर यहाँ घोषणा की गई थी कि 8 अगस्त 1942 को हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व की अगर बात करें तो नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा? ऑपरेशन जीरो आर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आर सही जवाब है, बहुत बढ़िया। गांधी जी को फिर गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, ये भी याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गठन किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया ना, इनका तो लगभग सबका गठन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र। और इसी के साथ कब किया गया था? तो 1905 में ही हुआ था सर्वेंट सोसाइटी का गठन। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई तब। आगे बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन का गठन कब हुआ? बताइए, जल्दी से आंसर करिए। खिलाफत आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, याद है आपको खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और कब तक चला था खिलाफत आंदोलन? तो 1919 से 1924 तक। 1919 से 1924 तक चला था, याद है आपको? बिल्कुल। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो खलीफा जी के लिए। ठीक है, खलीफा के पद को बचाने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, मुसलमानों, मोनो लिखा गया, सॉरी, मुसलमानों के द्वारा, भारतीय मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने में हो जाता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और इसी के साथ हमने इसमें और क्या जानना चाहिए? इसका नेतृत्व किसने किया था, ये बताइए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो अली बंधुओं ने। अब आप मुझे ये बताएंगे, मैंने आपको 10 बार बता चुकी हूँ कि अली बंधु किस किस को जाना जाता है अली बंधुओं के नाम से। दो नाम आपको बताने हैं जिनको अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। 10वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया किसके द्वारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है, महात्मा गांधी जी ने चलाया था ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ कब? जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? बताएगा कोई? वही ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी जा रहे हैं, इसी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, 1929 डेट पूछे तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात करें इसकी अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के जो 1929 में हुआ, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। खास बात की थी तो इसमें घोषणा की गई थी किसकी? बताइए, क्या बताया था मैंने आपको? घोषणा की गई थी क्या करने की? स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
किस दिन? तो ये 26 जनवरी 1930 के लिए 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, घोषणा की गई थी। साथ ही साथ इस अधिवेशन में और क्या हुआ था? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। और उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया था? मैंने आपको ये भी बताया था मैराथन में। बताइए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? स्वराज, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रहेगा, पूरी की पूरी घटना याद हो गई आपको यहाँ से। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कोई गलत नहीं कर सकेगा इसको, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक प्रश्न सच में अपने आप में बहुत ही वैल्यू रखता है। ये मेहनत लगी है इसको बनाने में, लेकिन आपके काम आएगी ये मेहनत। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, पंजाब में। तो उड़ीसा में, और उड़ीसा के भी कौन से क्षेत्र में हुआ था? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, कटक में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, उड़ीसा न दे करके ऐसे नाम दे दिया जाए तो तब आपको पहचानना होगा, उड़ीसा के कटक में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। 1900 कब? आप बताओ। 1931 में तो दूसरा हुआ, पहला कब हुआ था? पहला तो आप लोग बता दीजिए मुझे। 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। सही है। 1930 में क्या गांधी जी प्रथम सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। आगे बात करें, 1929 ईस्वी में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लो जी, अभी अभी जाना था, मैंने बताया था ना, पूछा जाता है, पूछ लिया गया, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर कहाँ गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाचा नेहरू ने की थी। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो बताइए कोई, कब हुई? बिल्कुल 1948 ईस्वी में, ठीक है, 1948 ईस्वी में। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई? बताइए। अब देखते हैं कौन गलत करेगा इसको। स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लास में पढ़ाते हुए मैंने आपको हाईलाइट करके बताई है सभी चीजें कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है, और बना यहाँ से और फिर बनेगा, ठीक है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कब हुआ था ये पहला सम्मेलन कांग्रेस का? तो जब उसकी स्थापना हुई, कब? बताइए। 1985 बता दूं? ये सही है क्या? नहीं जी नहीं, गलत हो जाएगा। आप लोग मुझे परेशान कर देंगे अगर गलती से बोल भी दिया होता। तो 1885 में, ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1885 में ही पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? तो कोई ये भी बता दे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बिल्कुल जी, बम्बई में हुआ था, सही बताया आपने, बम्बई, ठीक है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया, बताओ। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया? 1946 में। याद रखिएगा इसको, ठीक है। नया क्वेश्चन अगर आपको जहां भी मिले इसको भी याद रखना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1940 में, यानी आज़ादी से 1 वर्ष पहले आया था, 1940 में। कौन? कैबिनेट मिशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? लो जी, अभी बताया था। ये तो मैंने आंसर ही लीक कर दिया आपका, पूछा गया है आपसे, देख लीजिए प्रीवियस पेपर में। मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट है तो है, मतलब 1885 ईस्वी में। बेवजह में इम्पोर्टेंट नहीं चिल्लाती हूँ, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण, आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। गरम दल और नरम दल के नेताओं को याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, तो बताइए जल्दी से। अब मेरी क्लास वाले बच्चे हैं तो फटाफट आंसर कर ही देंगे। क्या है सही जवाब? अब एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, लाल बाल पाल, ये तीनों थे गरम दल के प्रमुख नेता। अब आप इसमें बाल ढूंढ रहे होंगे कहाँ है।
तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका यहाँ इन्होंने नाम लिखा, पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बाल किसके नाम में आता था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताओ? कितना अच्छे से समझाया है गांधी इरविन समझौता, गलत नहीं होना चाहिए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? लो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। अब गांधी इरविन समझौता हुआ था और उस समझौते में इरविन ने गांधी जी को क्या कहा था कि तुम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आना, और पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। यानी तो फिर कब हुआ होगा? 1931 में, क्योंकि 1931 में फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाता है जिसमें फिर गांधी जी को जाना पड़ता है। अब बताइए, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, कुछ लोग इसमें 1928 लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, यानी जो भारतीयों ने संविधान बनाने के लिए वो रिपोर्ट बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट, वो साइमन कमीशन से भी पहले बना करके प्रस्तुत कर दी थी कि लो जी हमारा तो संविधान तैयार है। और लेकिन साइमन कमीशन उससे बाद तक लगा रहा और 1930 में जाकर के साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे चले। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये मिशन किसका था? पूछा गया है आपसे ये भी प्रीवियस पेपर में। तो 24 का आंसर करिए ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी का ये मिशन था। ठीक है, और मेरे शरीर पर एक पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी, ये बात किसने कही थी बताइए? और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा किसने दिया था? ये सभी के सभी लाला लाजपत राय जी से संबंधित थे। ठीक है, आगे देश बंधु कहे जाते हैं किसको? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, देश बंधु कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है देश बंधु? बताइए दोस्तों, याद होना चाहिए, चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है देश बंधु। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, याद रहेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपने 2 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 3rd क्वेश्चन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर के वो सभी कवर करेंगे। नाम है जलवायु एवं मौसम तथा भारत के प्राकृतिक प्रदेश। अब पहला ही प्रश्न है, जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। यह परिभाषा किसने दी? पहले तो आप ये समझिए कि ये परिभाषा है किसकी? ये परिभाषा है दोस्तों जलवायु की। ठीक है, मौसम और जलवायु के बीच में अंतर बताया था, तो जलवायु की है दीर्घकालीन मौसम दशाओं को कहते हैं जलवायु। ठीक है, और यहाँ लघु मौसम की दशाओं को कह देता तो मौसम हो जाता फिर। तो ये परिभाषा किसने दी थी बताइए? क्या है इसका सही जवाब? याद कर लीजिए इसको, मॉन्क हाउस। ठीक है, मॉन्क हाउस ने दी थी। किसने? मॉन्क हाउस। आगे चले, अगला प्रश्न है, धरातल पर ताप का विवरण किसके अनुसार होता है? तो ये होता है गाइस यहाँ पर अक्षांश के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? बिल्कुल अक्षांश के अनुसार। जैसे ये आपका ग्लोब है, ये अक्षांश रेखाएं खिंची होती है, इसके अनुसार ताप का वितरण होता है। किस प्रकार की मिट्टी ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है? ऊष्मा को अवशोषित करने का काम कौन सी मिट्टी करेगी? काली मिट्टी करेगी, याद रखिएगा। तापमान का अवशोषण एवं निस्सरण शीघ्रता से होता है कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है ये। आगे बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार याद कराया हुआ है आपको, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है बताइए? पहला है, 5वां है, 8वां है, 7वां है। तो कौन सा स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है ना, बिल्कुल सही बताया। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, रुख चीन अब आया भारत। तो र से रूस, ठीक है, क से कनाडा, फिर चाइना, ठीक है, इस तरीके से होता है ये। फिर 7वें नंबर पे भारत आएगा।
लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आपसे भारत के बारे में पूछा जाएगा, बाकियों को नहीं पूछेगा। तो आपको यही याद रखना है कि विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का स्थान 7वां होगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए भाई। गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना, बताया था ना आपको, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था ये चीज़ तो आपको। माउंटेन्स के बीच जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी बताई थी। हिमालय पर्वत पर स्थित है, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट। और इसी के साथ कितनी ऊंचाई है अगर ये पूछ ले तो इसकी 8,849 मीटर, ये लगभग इतनी ऊंचाई इसकी है। इसके साथ अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अल्पाइन ये चारागाह का नाम है, इसको उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। तो अगर नया क्वेश्चन मिले तो समझते हुए चलना, अगर ऐसा आ जाए तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। बुग्याल या प्यार या बुग्याल, ठीक है। अल्पाइन चारागाह को बुग्याल कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, मैंने बताया था हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है ना, जिसमें तीसरा भाग कौन सा था? शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो उसके नीचे जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है? तराई का क्षेत्र बोला जाता है, तराई, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। उत्तर के पर्वतीय भाग में चावल की कृषि किस प्रकार की खेत बनाकर की जाती है? पर्वतीय भाग में, पर्वतों पर, ये समझ के चलिए। तो कैसी होगी? वहाँ मैदानी खेती तो होने से रही, सामान्य खेती भी नहीं होगी, स्थानांतरित भी नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ी पर बताया गया, पहाड़ पर ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं जिस पर फिर चावल की खेती की जाती है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बांगर प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम दोस्तों बड़ा अजीब सा है, भूड़ के नाम से जाना जाता है बांगर प्रदेश को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस आप, कि अगर आए तो गलत ना हो जाए, ठीक है। बांगर प्रदेश को भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाएगा? गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है, ये इस तरह से, यहाँ से जैसे ये हमारे मैप है ऐसे, ठीक है, कैसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? क्या होगा सही जवाब? इसको हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। मैप अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मानवीय सभ्यता के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक या प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा कौन है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, याद रखिएगा। जलवायु, ठीक है, जलवायु। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं क्या कहलाती है? भैया दीर्घकालीन ऊपर जाना था, अल्पकालीन बता दो अब मुझे। मौसम, सही जवाब। ये ऊपर वाला ना समझ लेना आप इसको, ये है सी, ठीक है। अब भी ये तो बी लग रहा है देखने में, आपका कुछ पता नहीं, आप कहोगे फिर कमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के मेरे पास, मैम गलत बता दिया आपने। ये दिक्कत हो जाती है कई बार आपके साथ। तो ये मौसम बिल्कुल सही है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताओ जी। जलवायु को इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था? क्लाइमेट। और क्लाइमेट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो क्लाइमा शब्द से हुई थी, बताया है ना। अरे बहुत अच्छे से समझाया है किस शब्द का क्या क्या अर्थ है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की है। तो जलवायु शब्द की उत्पत्ति क्लाइमा शब्द से हुई है। जलवायु में जल शब्द का व्यापक अर्थ बताइए। बताओ जी। जल का और वायु का अलग अलग से इसीलिए अर्थ बताया गया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो जल शब्द का अर्थ इसमें क्या है, तो ये बताइए अब आप। जल शब्द का अर्थ यहाँ जलवायु में वायुमंडल की आर्द्रता से है। यहाँ ये मत लगा देना कि जल लिखा है तो इसमें जल आया है, ये सही हो जाएगा, नहीं। वायुमंडलीय आर्द्रता को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको नहीं लगता है, हमने पहले भी जाना है, अभी थोड़ी देर पहले, है ना। बिल्कुल 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया गया है? मैराथन क्लास में इंक्लूड किया था हमने, ये किया था ना। तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 4 भाग बताए थे, बताइए।
तो जैसा क्वेश्चन मिले वैसा आंसर करना है आपको। 4 भाग कौन कौन से बताए थे? उत्तरी पर्वत श्रेणियां बताई थी, उत्तरी भारत का विशाल मैदान था, और एक क्या था, प्रायद्वीप पठार था शायद, है ना, और तटीय मैदान और द्वीप, ये था, ये चारों थे। आगे बात करते हैं, भाबर और तराई किस प्राकृतिक प्रदेश के उपविभाग है? भाबर और तराई बताइए। मध्यवर्ती मैदान भाग के, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान भाग के ये उपविभाग है भाबर और तराई। इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा आप सभी। लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है भाई बताओ? लुधियाना कोई गया है? लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है? लुधियाना किस काम के लिए? तो हौजरी के लिए, ठीक है, हौजरी के लिए ये फेमस है। तो इसमें क्या होगा? हौजरी के लिए। हौजरी से मतलब यहाँ ये है कि कपड़ा उद्योग होते हैं, ये अलग तरीके से यहाँ कपड़ा बनता है, जो भी है, मैं नहीं गई हूँ। आगे बात करते हैं 21 का क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया किस वर्ष? यहाँ वर्ष पूछा गया है, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल बनेगा, पर आप देखते हुए चलिए, क्योंकि एमसीक्यू है, जितना कर ले उतना अच्छा है, तो आपके लिए यहाँ हेल्प करेगा अगर आ जाता है। 2003 में ये यहाँ पर घोषणा की गई थी 10 आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध करने की। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? शीत ऋतु में किस राज्य में वर्षा होती है? प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु यहाँ सबसे नीचे स्थित है ना, तमिलनाडु। तमिलनाडु में शीत ऋतु के समय वर्षा होती है। चलो तो जी आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, मौसम कैसे बनता है? मौसम कैसे बनता है भाई? प्रीवियस पेपर में आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है अपने आप में। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण से या पृथ्वी के घूर्णन से बताइए, या 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है इस वजह से, बताइए क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपने आंसर किया। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम बनता है। बताया गया है आपको क्लास में। परिक्रमण का मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। ये पिछली क्लास हुई थी एक, पिछली तो जो मैराथन की थी वहाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ थोड़ा सा मतलब बोलने में मेरे से गलती हो गई। परिक्रमण की जगह मैंने परिभ्रमण आपको बता दिया, तो उस चीज़ का आपने इतना मुद्दा बनाया भाई, इतना तो कॉमन सेंस आप भी रख सकते हैं। इसको इतना हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत होती है कि टीचर से गलती हुई नहीं भाई? आपको पता है इतना सारा प्रेशर रहता है, साथ साथ कमेंट्स देखने हैं, तो एक आध चीज़ बोली जाती है। अब आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह तो है नहीं कि मैम ये ABCD आपने स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दी, ऐसे करोगे। तो थोड़ा सा अपने आप भी इतनी चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। तो कई बार तो कोई ऐसे मुंह उठा के आ जाता है कुछ भी कमेंट करने। सुन लिया, अब चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ये बताइए। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सबके लिए, क्योंकि सब इसका अलग अलग आंसर करेंगे, मुझे पता है। जल्दी से आंसर करिए। अब क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल आपका अब कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए। यहाँ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा एकदम सही है। क्यों है हरियाणा एकदम सही बताओ? हरियाणा इसलिए सही है क्योंकि आप जाकर के चेक भी करेंगे, क्योंकि मॉडल में मुझे लगता है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर सबसे कम वन हरियाणा में ही है, और वो कितने प्रतिशत है? तो 3.59% है। बिना कुछ भी सोचे समझे आप कुछ भी मत बोला करिए, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरियाणा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? पढ़िए ध्यान से। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से है? मैराथन में बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। पूछा गया क्वेश्चन है आपके पेपर में, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और मैंने मानसूनी वन का आपको एक और नाम बताया था। क्या नाम बताया था बताइए? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना? तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? इनमें से कौन सा बंदरगाह ओडिशा में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा सही जवाब?
पारादीप, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो किसी का यहाँ गलत नहीं होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चाय उत्पादक इनमें से असम ही होगा, है ना, बिल्कुल असम की चाय फेमस होती है। आगे चलो, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताया गया था आपको, ये भी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, बताया था ना, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। किस स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो पहले भी आया है क्वेश्चन, अब बताइए, डेफिनेशन बता दिए, आपको बताना है किसकी है। तो लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाएं यानी जलवायु। क्या कहना चाह रहा है? जलवायु की परिभाषा बताना चाह रहा है, हमने समझ ली। चलो अगला प्रश्न है, सुनामी घटना घटित हुई, ये आपका प्रीवियस पेपर में प्रश्न आया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है इसने, तो 2004 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना बस, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाता है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक समग्र दृष्टि में। देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश? बताओ जी, कौन से नंबर पर आएगा? चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है, चतुर्थ नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ा तो राजस्थान हो गया, ठीक है, क्या हो गया? राजस्थान। फिर उसके बाद कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मध्य प्रदेश आता है। फिर क्या आता है? महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र। और फिर आता है चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो भारत की सीमा को टच करने वाले जो आप कह सकते हैं कि देश हैं, उनको याद रखने की मैंने एक आपको क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। अब आपको ट्रिक याद है तो आप पहचान पाएंगे, बताइए। पर वो तो मैंने आपको देश की सीमा से लगने वाले बताए थे, है ना, उत्तर प्रदेश की नहीं। तो उत्तर प्रदेश से किसकी लगेगी आप बताओ, कौन है हमारे सबसे पास? नेपाल है ना, बिल्कुल, तो यही हो जाएगा सही, थोड़ा सा सोच के ही हो जाएगा। उसके बाद प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी माना जाता है? कौन सा विभाग? प्राकृतिक विभाग, जो हमारा दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, इसको खनिज की दृष्टि से बहुत धनी माना जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना आप इसको। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बताया गया है आपको, झांसी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? झांसी में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसको लेकर भी आप लोग बहुत कंफ्यूजन में थे कि मैम इसमें सही जवाब क्या होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है, ललितपुर है। ललितपुर ना होके अगर यहाँ सोनभद्र हो जाता तो सोनभद्र सही था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ललितपुर है, तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ललितपुर सही जवाब है। सोनभद्र में भी पाई जाती, बहुत जगह पाई जाती है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो ललितपुर ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की प्रदेश में स्थापना की गई कब? बताओ। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। कब? 1955 में। चूना पत्थर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर बताओ जी, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ? मिर्ज़ापुर में, ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट एक अयस्क है किसका? तो साइंस में भी बताया था और सामाजिक अध्ययन में भी आता है ये आपका, बिल्कुल एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? एक ही नाम है वो, और बहुत अच्छे से कई बार कहा था कि इस पर फोकस करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ललितपुर इसका सही जवाब होगा, ललितपुर में है यूरेनियम का भंडार। परीक्षा ताप विद्युत गृह अवस्थित है, कहाँ है? पारीछा ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? क्या लगाएंगे इसका आप? सही ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? झांसी में स्थित है, ठीक है, चारा अनुसंधान भी झांसी में था और ये भी कहाँ है आपका? ये भी झांसी में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना है? कृषि में
कृषि में कितना योगदान है हमारे उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाएगा आपका 23.9%। कितना? 23.9% हो जाएगा आपका सही जवाब। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बताओ। 32, 24, 18, 9। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9 सही जवाब है। ठीक है, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब ये 9 कौन कौन से है सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र होता है पहला तो, ठीक है, और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। ये इस तरह से आपके 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश की पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी होगी? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना ही कैसी फसल है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। आगे बात करते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश में किसे नवाब ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है? नवाब ब्रांड किसको दिया गया है इनमें से? अमरूद को, गन्ने को, आम को या लीची को? तो दोस्तों आम को नाम दिया गया है नवाब। ठीक है, नवाब ब्रांड। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16, आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है। कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जौनपुर में स्थित है। कहाँ? जौनपुर में। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। अटाला, जौनपुर। ठीक है, बिल्कुल। कुंभ मेला लगता है कितने वर्ष बाद? बहुत अच्छे समझाया है, 12 वर्ष बाद। ठीक है, प्रति 12 वर्ष बाद लगता है कुंभ का मेला। इलाहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जी, इलाहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट। दुग्ध क्रांति कब ये पूछा गया है, किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य पालन से? बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, दुग्ध उत्पादन से है ना संबंधित ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध क्रांति इसको नाम दिया गया था। और किसने शुरुआत की थी इसकी? वर्गीज कुरियन ने की थी। याद रहेगा आपको, वर्गीज कुरियन लिख लीजिए कहीं, भले ही ये हमारे 170 क्वेश्चन हो, 170 क्वेश्चन है ना ये, तो 170 क्वेश्चन हो, इसके साथ साथ हमने दोस्तों लगभग ये समझ के चलिए आप कि इसके साथ हमने 170 के अलावा लगभग 60 क्वेश्चन और कवर कर लिए, क्योंकि हम हर एक के बारे में लगभग जानते हुए चल रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल वर्गीज कुरियन ने। और अगर सन भी पूछा जाए तो 1970। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? 1970। रफ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो अभी हमने जाना गन्ना तो है, इसके अलावा और कौन कौन सी है? बताओ। चाय नकदी फसल है या नहीं है? तो बिल्कुल है। कपास है तो कपास भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? बताइए। NH7। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर? तो कानपुर को कहा जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रीवियस पेपर में हर चैप्टर से, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बने हैं वो सारे तो रख दिए मैंने आपके सामने, कहीं अलग अलग आप ढूंढते नहीं घूमोगे इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। रबी की फसल कौन सी है इनमें से? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत बढ़िया। रबी की फसल बताइए कौन सी है इनमें? गेहूं की। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये फिर से आपका दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो एल्युमिनियम का। याद हो गया होगा अब तो, बहुत अच्छा है।
कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? बताओ जी। कोलार की खान किससे संबंधित है? सोने से संबंधित है, सोने धातु से संबंधित। यहाँ सोने का उत्पादन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ भी थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर कहीं भी डाउट होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्रॉस चेक किया गया है कि कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला प्रश्न आता है इसके दरमियान पर्यावरणीय प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में। तो इसको दोस्तों हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं पर्यावरण प्रदूषण की अगर मैं बात करूं, ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 4 भाग कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और चौथा कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इस तरीके से इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? सर्वाधिक गैस कौन सी मिलेगी आपको वायुमंडल में? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। कितनी पाई जाती है? लगभग 78.8%, 78 याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन आती है दूसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन हो गई, फिर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% कह दो, या फिर अगर पॉइंट में जानना चाहते हो तो 20 या 20.95%। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। अगर लगभग मान करके चले तो 21 भी आप इसको कह सकते हैं। आगे बढ़े, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लो जी, ये तो यहाँ पर आपका आंसर लीक हो गया है। अब तो बता दीजिए क्या होगा? अब तो सही आंसर करेंगे आप। 78%, बहुत सही। गुणवत्ता के आधार पर जल कितने प्रकार का होता है? तो गुणवत्ता के आधार पर जल के होते हैं गाइस 7 प्रकार। बस आप इतना ही याद रखिए, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन से 7। बता तो मैं ये भी दूं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है इतना जानने का। ठीक है, जो ज़रूरी है उतना पढ़िए, कम समय है। गुणवत्ता के आधार पर जल के कितने प्रकार होंगे? 7 प्रकार। जल प्रदूषण के स्रोत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल प्रदूषण के स्रोत बताओ। 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से होंगे भाई? एक तो मानव के द्वारा और एक प्राकृतिक। ठीक है, तो ये 2 तरह के स्रोत होते हैं। समझ में आई बात? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का रूप है? कौन सा है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। मुझे तो लगता है सारे ही है। क्या आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी आपने चुना, बहुत सही जवाब। इसी तेजी के साथ बढ़ते रहिए, लगभग पूरा होने वाला है, समझ के चलिए। ये मैराथन ही है आपकी, क्योंकि हर एक चैप्टर के एमसीक्यू मैंने इसमें आपको कवर करा दिए हैं। और आगे की अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी इसी तरह से एमसीक्यूज़ की मैराथन चाहिए तो आपको इस क्लास पर रेस्पॉन्स अपना बहुत अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि तभी बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से टाइप करने में। ठीक है, बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये भी मैंने आपको अभी बताया। मैंने कहा अगर आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो 21% लिख देना लगभग। ठीक है, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बात करें, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? मलमूत्र नदियों में छोड़ना, फसलों पर कीटाणुनाशकों का प्रयोग करना या कीटनाशकों का प्रयोग करना, कच्चे तेल का समुद्र जल में रिसाव होना। तो ये सभी सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी ये जल प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, नहीं, तो नेगेटिव सेंस में बात की गई है। तो अब बताओ, वनों को काटकर, कारखानों को शहर से दूर ले जाकर या वाहनों का उपयोग कम करके, सौर ऊर्जा का अधिकतम। तो ऐसे भी रोका जा सकता है, ऐसे भी रोका जा सकता है, ऐसे भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर वनों को काटेंगे तो क्या होगा? रुकेगा थोड़े ही ना, वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? बताओ जी, कितना आसान प्रश्न पूछा है। तो 1/4 भाग पर क्या है? 3/4 भाग पर क्या है? जल है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन कर लेना गाइस, यहीं से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है बार बार कुछ अलग अलग से पढ़ने की, इतना बहुत होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला किस में मापी जाती है? उसकी इकाई क्या है?
तो डेसिमल कर दूं सही, लॉक किया जाए, बताओ। ऑप्शन नंबर बी डेसिबल बिल्कुल सही। नाभिकीय स्रोत होते हैं, नाभिकीय स्रोत कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 2 होते हैं। कौन कौन से? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 13। रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम परमाणु नाभिक के कितने प्रकार के कणों की खोज की थी? रदरफोर्ड ने, तो यहाँ की थी इन्होंने 3 प्रकार की, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ, क्वेश्चन नंबर 14, कब हुई इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कहाँ हुई थी, अगर ये भी पूछ लिया जाए, ये भी याद करते हुए चलिए, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, वाओ, रेनबो बना दिया मैंने इसका, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945। आगे है सुरक्षा परिषद के स्थायी, ये स्थायी लिखा हुआ है, ठीक है, स्थायी सदस्य देशों की संख्या है कितनी? बताओ क्या होगा? 15 का आपके अनुसार क्या होगा सही जवाब? 5, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से है बताओ जल्दी से, सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन है? भाई अमेरिका हो गया एक तो, ठीक है, अमेरिका और चीन। जो भी आपके पास नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उनको लिख लो कहीं पर, या फिर उनको बार बार रिवीजन करो, बस बात यही है, समझ आनी चाहिए। रूस हो गया, और कौन सा होता है? फ्रांस। ये सभी कितने? 5 सदस्य स्थायी है सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रथम पूछा गया है, प्रथम कार्यालय कहाँ स्थित है? क्या होगा सही जवाब? यहाँ इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो उसके अंग बताए थे मैंने आपको, कितने थे बताओ, कितने अंग बताए थे? 6 बताए थे शायद, कंफर्म करो। बिल्कुल, तो कौन सा नहीं है इनमें? महासभा भी था, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में स्थित है, नीदरलैंड, बताया था ना, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव पूछे गए हैं दोस्तों, पहले कौन थे? पहले बता दो, वर्तमान के मैं आपको बता दूंगी। तो पहले थे ट्रिगविली, ठीक है, पहले सचिव कौन थे? ट्रिगविली। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है बताओ जी? बताया हुआ ये तो आपको, एंटोनियो आगे गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, ये वर्तमान में है। 2007 का संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य बन चुके थे? 2007 तक पूछा गया है, तो 2007 तक कितने बन गए थे? यहाँ पर 192 देश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 192 बन गए थे। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? अब की बार क्या पूछा है? कौन सा अंग है? तो अभी तो ऊपर गया ऐसा क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका अंग है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में स्थित है, तो वही है, सेम क्वेश्चन। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ, ये संघ है, राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी, क्या भिन्नता थी? इन दोनों में क्या, किसकी भिन्नता थी? यह आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। संयुक्त संघ और राष्ट्र संघ, इन दोनों में क्या अंतर था, क्या भिन्नता थी, किस आधार पर ये अलग थे? तो इनकी सदस्यता की भिन्नता थी, ठीक है। इसके बाद आर्कटिक विलो है, आर्कटिक विलो किसका नाम है बताओ? आर्कटिक विलो किसका नाम है? पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है, झाड़ी का नाम है? तो मैंने आपको बताया था किसका नाम है? झाड़ी का नाम है। आर्कटिक विलो किसका नाम है? झाड़ी का नाम है, आर्कटिक विलो, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। सी नाम है किसका? मच्छर का, मक्खी का, मछली का, कुत्ते का, बताइए जी। तो दोस्तों ये नाम है एक किसका?
मक्खी का नाम है। और इस मक्खी के काटने से क्या हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, सोने की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है किससे? तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। एक वृक्ष है जिसकी छाल से क्या बनाई जाती है, मलेरिया की दवा कुनैन है। इस दवा का नाम क्या है, कुनैन, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये बनाई जाती है। आगे अगला प्रश्न है आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका मेरे ख्याल से इसका आंसर होने वाला है इलाहाबाद, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक बार आप भी इसको कमेंट करके बताना आप इससे सहमत है या नहीं, इलाहाबाद। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका ये होगा सही जवाब। बाकी आप लोग भी इसको कंफर्म करना। मैंने क्योंकि इसके बारे में बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे इसका यही सही जवाब मिला। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? लो जी, नाम लिया और बंदा हाजिर। कहाँ है स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? हेग में स्थित है, बताया तो था आपको। ठीक है, याद रहेगा। अब तो कई बार मैंने रिपीट कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। सही जवाब। अगला चैप्टर शुरू हो जाता है आपका, जिसका नाम है जनगणना, नागरिक सुरक्षा तथा सरकार की जनहित योजनाएं। अब यहाँ आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत करें। सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी? सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी सर्वप्रथम जनगणना, बताया गया था आपको बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, किसके समय में हुई थी ये आप बता दीजिए मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि आपको पढ़ाया हुआ याद है। भारत में 10 की जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई थी? 10 के यानी 10 वर्षों में। लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत की तो तब कौन सी थी? 7वीं थी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 के अनुसार कौन से राज्य की रही? साक्षरता दर, तो साक्षरता दर में तो सबसे आगे केरल रहता है, आपको पता ही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में वर्ष 2010 में कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो यहाँ प्रजनन दर पूछिए, ये मुश्किल है आपसे पूछना, लेकिन आप ध्यान करिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू में फंस जाता है तो फ्री का एक नंबर मिल जाएगा। तो 2.5%। GRR का पूर्ण रूप है, GRR होता है इंग्लिश में अगर बात करूँ ग्लोबल रिकवरी रेट। तो अब बताइए, ग्लोबल रिकवरी रेट ये मतलब किससे निकल रहा है, इनमें से कौन सी फुल फॉर्म से? तो ये निकल रहा है ग्लोबल यानी सकल, रिकवरी मतलब पुनरुत्पादन, है ना, और रेट से यानी दर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नागरिक सुरक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो भाई नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता, व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि करना उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा विभाग का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? इस बार भी क्या पूछा है, कौन सा कार्य नहीं है वही पूछा है। तो आर्थिक स्तर बढ़ाना नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बीमार व्यक्ति को आपत्ति की स्थिति में कितनी राशि प्राप्त होती है बताइए? तो यहाँ पर उसको होती है 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधिकारिक रूप से घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की तो 15 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया बहुत फेमस कार्यक्रम है। तो 25 सितंबर 2014, क्या ये सही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही है, 25 सितंबर 2014। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिजिटल भारत कार्यक्रम का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? तो डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों ये है कि भारत के सभी गांव और शहर का डिजिटलीकरण करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितने गाँव को प्रत्येक वर्ष चयनित किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों आपका 10,000 गाँव को प्रतिवर्ष चयनित किया जाता है।
उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है? तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है आपका 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का चयन किया जाता है। 21वीं शताब्दी गैर सरकारी संगठन यानी NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, युग कहलाया। ये किसने कहा, किसका कथन है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कोफी अन्नान, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया अस्तित्व में? तो भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया। कब आया? 1860 में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भाई 121 करोड़। कहाँ लिखा है 121 करोड़? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 121 करोड़, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है अभी, लेकिन जो हमारी 2011 की जनगणना है उसके अनुसार हमें बताना था। आगे बात करते हैं NGO का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो बताया था ना NGO क्या क्या काम करता है आपके लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करेगा भाई? जरूरतमंदों की और असहाय व्यक्तियों की समूह बना करके सहायता करते हैं। NGO एक ऐसी संस्था होती है जो गैर लाभकारी हो और सरकार से स्वतंत्र हो, ठीक है, यानी दूसरों की सेवा करने के लिए इसको बनाया जाता है और गैर सरकारी होती है। निम्न में से किसका कथन है? ये कथन किसका है? किसने कहा था ये ऐसी बात? तो ये विश्व बैंक ने बोली थी, ठीक है, विश्व बैंक ने। लिंग अनुपात क्या होता है भाई? कई बार बताया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। तो इसका यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो ये भी मैंने आपको महामैराथन क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवाया था कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करेगी। तो 17.5% निवास करती है। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि किस वर्ष देखी गई? तो अगर इसकी बात करें तो आपका 1900 यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई भारत की जनसंख्या में? अब दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे? आप ये देख के चलिए कि सबसे बाद वाला सन यहाँ कौन सा दिया गया है? ये वाला दिया गया है 1951 से 1981। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अपोजिट उल्टा कर दिया, और 1981 से 1911 तो उल्टा थोड़ा ही ना देखेंगे। तो आप देखिए कि जितना समय बढ़ता जा रहा है तो उतनी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, कौन से राज्य का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों आपका सही जवाब होगा बिहार। यहाँ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अभी आया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, क्या बताएंगे आप? 121 करोड़ बताएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल। उत्पीड़न की शिकार महिलाओं हेतु निर्भया केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ, किस लिए? उनकी कानूनी मदद हेतु या चिकित्सा हेतु, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए, या एक ही छत के नीचे चिकित्सा और कानूनी मदद दोनों देने के लिए? तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सा और कानूनी मदद दोनों देने के लिए ही इसकी क्या की गई? स्थापित किए गए निर्भया केंद्र, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। और इसी के साथ आपके हर एक चैप्टर के गाइस हमने सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। यहीं तक आपके थे, ठीक है। हमने लगभग 170 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं हर एक चैप्टर में। किसी में 30, किसी में 29, किसी में 35। इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को बहुत सही ढंग से समझा और किया है। आई होप आपको आज की मैराथन क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है, आप आगे भी चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। एक टारगेट आपके सामने रखती हूँ मैं यहाँ पर 3000 लाइक का। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आगे की वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह की हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।